जय हिंद दोस्तों। आपका हलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसे कि हम आपको बायोलॉजी का सीरीज करा रहे हैं। बायोलॉजी का हम एक क्लास रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो कि बीच में अनफॉर्चुनेटली लाइट चले जाने की वजह से क्लास 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, तो हमने वो अलग अलग अपलोड कर दिया है। ये आज आपकी लास्ट क्लास होगी बायोलॉजी की, जिसमें का हम आपको लगभग 400 क्वेश्चन बायोलॉजी के आपके करा चुके होंगे, जो कि आपके वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। और इसमें आपका जीएस के लगभग लगभग 50 में से 40 या 35 क्वेश्चन सेम टू सेम मैच कर जाएंगे, जितना हम जीएस का पूरा कराएंगे। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और क्लास को देखते रहें। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 315। निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है, यानी कि कीटों को खाता है। तो कौन सा पौधा है तो है यूट्रिकुलेरिया है। कौन सा पौधा है? यूट्रिकुलेरिया। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं पौधे? कीटों को खाते हैं। जैसे कौन कौन से कीट हैं? यूट्रिकुलेरिया हो गया, ड्रोसेरा है, डायनोनिया है, नेपथलीज है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है? तो कोलोनियल के स्वरूप में कौन सा रहता है? वालवाक्स रहता है। कौन सा रहता है? वालवाक्स। ये वालवाक्स क्या होता है? एक जलीय शैवाल है। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है? तो हम लोग देखते हैं भ्रूणपोषी बीज कौन सा नहीं है। इसमें आपका चना भ्रूणपोषी बीज नहीं है, और एरंड, मक्का, चावल ये सभी क्या हैं? भ्रूणपोषी बीज हैं। मशरूम किसके उदाहरण है? तो मशरूम किसका उदाहरण है? ये मशरूम आपका ये फंगस का उदाहरण है, यानी कि कवक का उदाहरण है। यह एक कोशिकीय है। यह खाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वायु कोष उपस्थित होते हैं। तो वायु कोष किस में उपस्थित होते हैं? तो वायु कोष जलोद्भिद में उपस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं? ये पौधों में वायु कोष ही उपस्थित होते हैं। जैसे कमल हो गया, वाटर लिली, बेलिस्नोरिया, ये आदि पौधे में होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? तो स्पंज गुहा ये आपका पोरीफेरा जंतु संघ का लक्षण है। किसका है? पोरीफेरा जंतु संघ का एक विशिष्ट लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? तो जड़ परजीवी का उदाहरण कौन सा? ओरोबैंकी है। कौन सा है? ओरोबैंकी है। ये ओरोबैंकी क्या होता है? परजीवी पौधा जो दूसरे पौधों के जड़ों से भोजन प्राप्त करता है। कॉफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? तो ब्रोकोली किस परिवार से संबंधित है? ये आपका फूल गोभी परिवार से संबंधित है। और ये ब्रोकोली आपका फूल गोभी की तरह भी दिखता भी है। स्टेम नोडलेटिंग लेग्यूम की पहचान करें। तो इसमें कौन सा है? तो आपका सेस्पोबानिया एक्विलिटी है। एक्विलिटी ये आपका क्या है? नोडोलेंटिंग लेग्यूम है। और यह हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। खरपतवार फलारिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है? खरपतवार फलारिस किस जाति से है? ये आपका ग्रेमिनी है। ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आता है ये। रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो रोजा हिबिस्कस किसका है? गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कहाँ पर? प्लांट मॉर्फोलॉजी से देखते हैं। तो प्लांट डेवलप्ड इन इज इन्फ्लुएंस बाय। तो जो प्लांट डेवलपमेंट किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होता है, यानी पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट, इससे क्या होता है? प्लांट आपका प्रभावित होता है। यानी कि प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से आपका पौधा प्रभावित होता है। तापमान कितना, प्रकाश कितना, और सॉइल से भी प्रभावित होता है, और पोषक तत्वों से भी प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती हैं तो ये क्या दिखाती हैं? तो क्या दिखाती हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती हैं।
जब पौधे की जड़ें क्या गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती हैं तो ये क्या दिखाती है, सकारात्मक जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ द प्लांट्स, यानी क्या कह रहा है, पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है, तो इसमें कौन है, स्टेमन है। स्टेमन क्या होता है, मेल का आर्गन, मेल का आर्गन होता है ये, किसका, प्लांट का। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है। तो फलीदार कौन सी होती है, दालें जो अक्सर ये फलीदार फसल होती है, जैसे दाल में आपका अरहर हो गया, मटर हो गया, चना, ये सब कैसे होती हैं, फलीदार होती हैं। और अधिकतर ये दालें क्या हो, नाइट्रोजन युक्त, यानी इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। तो हल्दी किस भाग से प्राप्त की जाती है, ये हल्दी तना पार्ट से प्राप्त की जाती है, कहाँ से, तना से। हल्दी क्या है, कि ये प्रकंद का हिस्सा है। हल्दी का अधिकतर उपयोग किसमें किया जाता है, मसाले में और औषधि के रूप में तथा रंग के रूप में किया जाता है। निम्न में से कौन सा तना है, क्या पूछ रहा है, तना कौन सा है। तो अदरक आपका क्या है, तना है, और ऊपर हमने बताया हल्दी भी आपका क्या है, तना है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है। सेम क्वेश्चन अभी हमने बताया, ऊपर क्या है, पौधा, पौधे यानी हल्दी कौन सा पौधा है, आपका तना से प्राप्त होता है हल्दी, कहाँ से होता है, तना से। और तना से क्या प्राप्त होता है, आपका हल्दी हो गया, अदरक, आलू, प्याज, ये सब कहाँ से मिलता है, तना से है। जड़ से कौन कौन मिलता है आपको, गाजर, मूली, चुकंदर, ये आदि कहाँ से मिलते हैं, जड़ से प्राप्त होते हैं। हीरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होता है। तो आपका हीरोइन किससे प्राप्त होता है, ये पोस्ता से प्राप्त होता है। और हीरोइन का ये अत्यधिक नशीली तथा अवैध मादक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट में आते हैं हम लोग, प्लांट फिजियोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रोडक्ट बनता है क्या होता है आपका, ग्लूकोज, यही आपका पेड़ों का भोजन के रूप में प्रयोग होता है जो आपका प्लांट अपना भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अंतः प्रजनन अवनति ज्यादातर इसमें अवलोकित होते हैं। तो अंतः प्रजनन किसमें अवलोकित होते हैं, ये स्वपरागित फसल में अवनित होती हैं, ये इसमें स्वपरागित फसल में। निम्न में से कौन सी फसल प्रायः पर परागित होती है, कौन सा पर परागित होती है, कौन सी फसल इसमें आपका है, ये सोरगम फसल है, कौन सा, सोरगम है। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो जो सौर गतिज ऊर्जा है किस रासायनिक किसके माध्यम से बदलता है, या आपके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बदलता है। और जो प्लांट्स को फूड मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, प्रकाश संश्लेषण से ही प्राप्त होता है। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कैसे होती, किससे होती है, ये प्रकाश संश्लेषण के थ्रू होती है, किससे, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू होता है, जिससे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो सेम अभी बताया हमने ऊपर, किसमें बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये रासायनिक ऊर्जा में होती है, किससे, सन ऊर्जा से आपका रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किससे पूछ रहा है, वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन से। यह नमी के स्तर पर निर्भर नहीं करती है, ये गलत स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि नमी पर निर्भर करेगा आपका, तभी इवेपोरेट हो पाएगा। यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है, क्योंकि जितना आपका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा यानी पानी अवेलेबल होगा उतना ही इवेपोरेशन होगा। जल चक्र के दौरान यानी कि वाटर साइकिल के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है। तो पौधे का कौन सा हिस्सा शामिल होता है, तो पत्तियां होती हैं, क्या, लीव्स हैं, क्योंकि लीव्स ही ट्रांसपायरेशन करते हैं। पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जलों
खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है। किसके थ्रू मदद मिलती है ये? तो वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा मदद मिलती है। किसके थ्रू? ट्रांसपायरेशन के थ्रू। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाटर साइकिल में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो वाटर साइकिल कौन सा हिस्सा है इसमें? आपका वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन है, जो कि आपका बड़े वाटर जैसे कि समुद्र होगा, झील होगा, इन जलाशयों से इवेपोरेशन होता है आपका। यही बाद में क्या बनाता है? जाके क्लाउड बनाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन के बारे में पूछा है, तो कौन सा कथन सही होगा आपका? तो जब लिक्विड से आपका गैस अवस्था में कोई चेंज होता है, क्या लिक्विड से किसी में गैसीय अवस्था में होता है, तो उसे ही इवेपोरेशन कहा जाता है। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है, वो क्या होता है आपका? जो तापमान कम करती है, ये वाष्पो उत्सर्जन होता है, ट्रांसपायरेशन। ये क्या करती है? टेम्परेचर को मेंटेन करती है। किसको? टेम्परेचर यानी प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पौधे की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जब पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। और ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो ट्रांसपायरेशन की दर को मेजर किया जाता है, फोटोमीटर से मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? ये किसके द्वारा होता है? एटीपी के द्वारा। किसके द्वारा? एटीपी के द्वारा। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा क्या होता है? ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित हो जाता है। पौधों में मूल रूमों और जल जिस प्रक्रिया में अवशोषित किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है आपका? उपरासरण कहलाता है। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है, तो क्रेब्स चक्र का दूसरा क्या नाम है? सिट्रिक एसिड चक्र कहलाता है वो। क्या कहलाता है? सिट्रिक एसिड चक्र कहलाता है वो। एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, तो इसमें से कौन सा एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है? तो NaA आपका क्या है? सिंथेटिक ऑक्सीजन है। अब हम लोग आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है? तो कौन सा आपका? वो आपका क्या है? बीटी कपास है। क्या है? बीटी कॉटन से हम लोग कहते हैं। क्या है? बीटी कॉटन। बीटी का कॉटन भारत में आनुवांशिक रूप से क्या है? संशोधित एवं कमर्शियल तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? ये फंगस से प्राप्त किया जाता है, नहीं कवक से प्राप्त किया जाता है। ये पेनिसिलिन क्या होता है? ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक आपका यह। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज अलेक्जेंडर ने किया था। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा है? तो अभी हमने बताया क्या है? बीटी कॉटन आपका। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है? तो डॉली जो भेड़ है किसके थ्रू आई थी? ये क्लोनिंग के थ्रू आया था। क्या किया गया था? क्लोन किया गया था इसका। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपका उत्तर प्रदेश लखनऊ में किया गया है। अब हम लोग आते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन पर। तो व्हाट इज व्हाट इज इनोविड 10? तो इनोविड 10 क्या है पूछ रहा है। तो इनोविड 10 क्या है? दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से उत्पादित गर्भनिरोध गोली है ये। क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल प्रोड्यूस्ड बर्थ कंट्रोल पिल है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग,
कादिरी लेपाक्षी 1812 जो खबरों में रहा किस फसल के बीज की एक किस्म है? तो ये किसकी फसल के बीज है? ये ग्राउंड नट की यानी कि मूंगफली का एक बीज किस्म है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो आपका कहलाती है अधिचर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिचर्म कहलाती है। इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एपिडर्म्स। CSIR-CCMB द्वारा विकसित कोविड-19 परीक्षण की कौन सी विधि बिना वायरल ट्रांसपोर्ट माध्यम के ICMR के द्वारा अनुमोदित की गई है? कौन सी किया गया है? तो ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR किया गया था इसको। ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR किया गया था इसको। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्ध अवरोधी नहीं है? तो आपका मेलेक हाइड्रोजाइड आपका क्या है? वृद्ध अवरोधी नहीं है ये, और सभी क्या है? वृद्ध अवरोधी हैं। निम्न में से किस संक्रेतित जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस खाद में सबसे ज़्यादा फास्फोरस की मात्रा अधिकतम होती है? तो मत्स्य गवारों में क्या होता है? सबसे ज़्यादा फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है? तो ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? टमाटर में होता है आपका। आंवला में क्या होता है आपका? सिट्रिक एसिड होता है। इमली में आपका टार्टेरिक होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम लोग? फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे? दो जब पदार्थ, तो दो विभिन्न प्रकार को पदार्थों को जब आपस में मिश्रित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फ्यूजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो क्या उसमें मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है, जिससे कि जंग ना लगे। अगर कोटिंग की बात की जाए तो कोटिंग आपके जिंक की जाती है। कुछ पौधे के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वो फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से ना गुजरे। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? बीज आवरण क्या होता है? अपारगम्यता होता है, यानी कि बीज का जो आवरण होता है काफ़ी कठोर होता है, उसके कारण बीज उग नहीं पाते हैं। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये? एक किण्वन का एक उदाहरण है, दूध का खट्टा करना दही के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है? तो कंडीशनल अमीनो एसिड इसमें कौन है? तो आर्जिनिन इसमें कंडीशनल क्या है? अमीनो एसिड है, जिसमें कि नाइट्रोजन की मात्रा भारी होती, काफ़ी ज़्यादा होती है। रिमझिम की चिकित्सक ने उसे संतृप्त तथा यानी कि सैचुरेटेड फैट वाले भोजन का अधिक सेवन न करने की सलाह दी है। यदि रिमझिम अपने चिकित्सक की सलाह का पालन नहीं करता तो उसे निम्नलिखित में से किसका खतरा हो सकता है? तो उसे हार्ट रोग का खतरा हो सकता है। किससे? सैचुरेटेड फैट से। आंसू का पीएच मान क्या होता है? तो आंसू का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4 होता है। इतना ही लगभग आपका ब्लड का पीएच मान होता है। पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिसीजेज के लेखक कौन है? तो फंगी एंड प्लांट डिसीज के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बीबी मुंडूकर है, मुंडूकुर। रेपसीड अरहर हाइब्रिड मक्का ज्वारी और जूट का बीज गुणांक अनुपात है, तो कितना होता है? तो 1:100 होता है। पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थे? तो पुणे में कब की गई थी कृषि मौसम विज्ञान विभाग की? 1932 में किया गया था ये, जो कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 27 अप्रैल 1949 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सामान्य रूप से फार्म यार्ड खाद में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है? तो लगभग 0.5% फार्म यार्ड मैन्योर में नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है।
रुई की एक गांठ का वजन होता है, तो रुई की एक गांठ का कितना वजन होता है? लगभग 180 केजी होता है। और अलग अलग देश में अलग अलग वजन का होता है। असंगत मिलान की पहचान करें। क्या पूछ रहा? असंगत। तो प्रिंटिंग प्रेस, जोहान्स गुटनबर्ग, बैक्टीरिया एंटोनी वन ल्यूएनहॉक, ऑक्सीजन एंटोनी लॉरेन, हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल। ये आपका गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी ने किया था। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो पेड़ की उम्र की पता लगाने के लिए क्या करते हैं? जो पेड़ में रिंग होते हैं, पेड़ की जो पेड़ी होती है, आपकी मेन पेड़ होता है, उसके उसमें क्या करते हैं, जो कटा हुआ पार्ट को देखते हैं तो उसमें रिंग टाइप होते हैं अंदर, तो उसी से हम लोग एज का पता करते हैं। और पेड़ों के स्टडी के लिए क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। किसकी कमी के कारण फल चटकता या फटता है? तो बोरान की जब कमी हो जाती है तभी फल क्या होता है? चटकता या फटता है। खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होती है? जो खट्टे फल होते हैं उसमें बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? कैंकर की बीमारी होती है। आलू में ब्लैक हट किसके कारण होता है? तो आलू में जब भंडारण में O2 की कमी हो जाती है तब आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। और CO2 की अधिकता से भी आलू में क्या हो जाता है? ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमियों की बढ़ती घटनाओं खासकर युवा लोगों में का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने NCERT, NDMC और उत्तर MCT स्कूलों के सहयोग से एक अनूठी पहल शुरू की है। इस पहल को क्या कहा जाता है? ये आपका काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, पूछेगा नहीं, लेकिन हम लोग फिर भी देख लेते हैं। परियोजना धूप योजना कहा गया है। कौन सी है? परियोजना धूप योजना लागू की गई थी। तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर अंगों, कोशिकाओं और ऊतकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रायो संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायो संरक्षण करते हैं, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? वनस्पतियों एवं जीवों को शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों को निष्क्रिय कर बेहद कम तापमान पर लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। तो हमारा बायोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमने साइंस का पूरा तीनों सेक्शन करा चुके हैं। फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, जिसमें से आपका ये वीडियो का लगभग श्योर है कि 7 से 8 क्वेश्चन सीधा सीधा मिल जाएगा इसी सीरीज़ से। तो आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। और क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।